नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक स्कीम थी जो कि कोविड की वजह से लॉन्च की गई, मुफ्त में अनाज देने की। तो ये जो मुफ्त राशन योजना थी, ये बार बार एक्सटेंड होती रही परिस्थितियों को देखते हुए। अब परिस्थितियां वास्तविक थीं या चुनाव के मद्देनजर थीं, वो सब अपनी जगह है बात। लेकिन इस स्कीम को सितंबर 2022 तक एक्सटेंड किया गया। बड़ी बात यह है कि अब सितंबर आ गया है, सितंबर खत्म भी होने वाला है 10 दिन में। तो क्या यह स्कीम भी खत्म हो जाएगी या जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना? गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज देने की योजना खत्म होने जा रही है। इस योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर अभी भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये योजना कोरोना के दौरान, जैसे कि हमने बताया, मार्च 2020 में शुरू की गई और अब तक इसे 6 बार बढ़ाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि सरकारी सूत्र इस मामले में क्या कहते हैं। यह है आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है कि योजना अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है और केंद्र सरकार ने योजना आगे जारी रखने पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि क्या अब गरीबों को मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं कृषि मंत्रालय के आंकड़े? आपको वो बताते हैं कि स्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में फैसला लिया जाएगा। तो धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले 18.9 लाख हेक्टेयर कम है। यह वास्तविक स्थिति है। खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले 8.9 लाख हेक्टेयर कम है। खाद्य मंत्रालय ने चावल के प्रोडक्शन घटने का अंदेशा जताया गया है। 100 लाख से 120 लाख टन तक घटने का अंदेशा ये जताया गया है। ये सरकार की तरफ से जो जानकारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब मुफ्त राशन योजना की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन आप जानते हैं इसका चुनाव में भी जम के इस्तेमाल हुआ था और अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, गुजरात के, हिमाचल के। चुनाव के दौरान इसका जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद यूपी की रैलियों में कई बार इसका जिक्र किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो चावल या गेहूं यह दिया जा रहा है। इस योजना पर $44 बिलियन का खर्च अब तक हो चुका है। अनाज का उत्पादन कम होने से अब परेशानी लेकिन बढ़ गई है। आप जानते हैं कि पिछले ही महीने यूपी में राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना बंद कर दी गई थी। यूपी में केंद्र सरकार की योजना लेकिन अभी भी जारी है। तो ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो यही है कि जिस योजना का जिक्र लगभग सभी चुनावों में हुआ कि देखा हमने मुफ्त राशन दिया, मुफ्त राशन दिया, क्या अब वो अनाज योजना जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हैं कि शायद वो सरकार जारी ना रख सके। अभी इस पर फैसला आना बाकी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले योगेंद्र यादव, प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के, देवेंद्र शर्मा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अनुभव चक, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जरूरी बहस है। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आंकड़े इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि शायद यह प्रैक्टिकल ना हो कि इस मुफ्त राशन योजना को आगे भी जारी रखा जाए। किस तरीके से देखते हैं आप? संकेत भाई, पहले तो हम समझ लें कि ये कोई नई योजना दरअसल है नहीं, और ना ही इसका एक्सटेंशन सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार की थोड़ी आदत है कि अगर दाल घर में बनी हुई है तो उसके ऊपर जाके छौंक लगा देगी और कहेगी इतिहास में पहली बार लोगों को दाल खाने को मिल रही है। ये जो योजना है, ये भारत में 30-40 साल से मुफ्त या बहुत सस्ता अनाज देने की तमाम योजनाएं चल रही थी। 2013 में पहली बार उसको कानूनी आधार दिया गया, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, जिसके तहत ये अब कानूनी अधिकार है देश में कोई 2/3 लोगों का कि उन्हें महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिले, 2 रुपया गेहूं और 3 रुपया की दर से चावल। जो नई बात इस सरकार ने की थी वो ये कि कोरोना काल में सरकार ने कहा कि 5 रुपया तो आपको ऑलरेडी, 5 किलो तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है,
इसमें 5 किलो और जोड़ देते हैं। बहुत अच्छा कदम था और इस कदम से बहुत करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। लेकिन ये एक नई योजना नहीं है, एग्जिस्टिंग योजना का टॉपअप है। एग्जिस्टिंग योजना पे एक बोनस ऐड किया गया था। 5 किलो पहले भी था और वो कानूनन आज भी रहेगा। जहां तक बात है एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन की बातें कई बार हो चुकी हैं और 2-3 बार इस योजना का एक्सटेंशन आखिरी डेट होने के बाद हुआ था, तो अभी हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो 2-3 हैं। पहला ये कि जो लोग खाद्य सुरक्षा पे काम कर रहे हैं उनकी हमेशा मांग रही है कि चलिए ये तो मुफ्त देना तो बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन आज जो खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जा रहा है कानून के तहत, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से दिया जा रहा है। कृपया उसको आज की जनगणना के हिसाब से दीजिए। मतलब 80 करोड़ की बजाय 90 करोड़ लोगों का हक बनता है, कानूनी हक बनता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हक बनता है, वो तो दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो दान के रूप में देना, 5 किलो का तो कानूनी अधिकार है, उसके ऊपर 5 किलो को बार बार कहना दान के रूप में हम एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि नहीं, आप मुफ्त मत दीजिए, 2 रुपया 3 रुपए का जो रेट है उसके हिसाब से दीजिए, लेकिन उसे कानूनी अधिकार बना के दीजिए। अब आपने कहा कि क्या प्रैक्टिकल होगा या नहीं। संकेत भाई, मैं तो कहूंगा कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का यही टेस्ट है। इससे पहले तो क्या था? इससे पहले तो बहुत आसान था, क्योंकि सरकार के गोदाम में इतना गेहूं और चावल पड़ा हुआ सड़ रहा था, सरकार के पास काम उसका कोई था नहीं, तो वो तो सरकार ने जो अपना स्टॉक में इतना सारा पड़ा हुआ था उसको बांट दिया, वाहवाही लूट ली, वोट भी लूट ली। और अच्छी बात है, सरकार मुफ्त राशन दे के वोट ले, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन असली इच्छा शक्ति की परीक्षा तो अब है, जबकि स्टॉक में उतना गेहूं और चावल नहीं है। अब सरकार को सचमुच जेब से पैसा निकाल के खर्च करना पड़ेगा। अभी तक तो था कागज में दिखा रहे थे, क्योंकि नहीं तो वैसे भी वो तो सड़ने वाला था, तो कागजी हिसाब से खर्च था। अब वास्तव में खर्च होगा। तो क्या ये सरकार गरीबों को राशन सचमुच देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए जेब से पैसा लगाने को प्रतिबद्ध है, उसकी परीक्षा अब होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सूखे की वजह से धान की पैदावार कम हुई है, गेहूं की पैदावार भी कम हुई थी, जबकि सरकार बहुत बड़े बड़े बोस्ट कर रही थी कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। वास्तव में कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि सरकार प्रोक्योरमेंट ना कर सके। याद रखिए, देश में चावल का जितना उत्पादन होता है उसका 35 से 40% ही प्रोक्योर किया जाता है। तो यदि सरकार की इच्छा शक्ति है तो आराम से प्रोक्योर करने लायक चावल बाजार में होगा। सरकार को खरीदने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। तो मैं तो कहता हूं, पहली बार परीक्षा अब होगी। ये जो गरीबों को राशन देने के बड़े बड़े दावे हैं, अच्छे दावे हैं और अच्छा एक्सटेंशन था ये। अब इसे करने की आगे चालू रखने की क्षमता है, उसका आज पता लगे। जी बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि वो परिस्थितियां जिनमें ये स्कीम चालू की गई थी, वो परिस्थितियां बदल गई हैं कि अगर सरकार ये फैसला लेती है कि इसको कंटिन्यू ना किया जाए तो फिर वो बात मान ली जाए, या फिर अभी भी वैसी ही परिस्थितियां? देखिए, ये बीजेपी है बड़ी झूठी पार्टी। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक वोट लेना था तब तक ये केंद्र की ये योजना थी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक योजना थी फ्री राशन की। उसने भी 2 महीना पहले अपनी उस योजना को बंद कर दिया और ये सितंबर तक इसकी डेट दे रखे हैं और इसको ये बंद कर रहे हैं। ये बंद कर देंगे क्योंकि अब इनको वोट अभी नहीं लेना है। पूरे दुनिया में दिखाया, अपनी पीठ थपथपाई कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। पोस्टरों पर दिखाया, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, कि गरीब के किसी के फोटो लगा करके कि आप मुझे राशन दे रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 रुपए और 3 रुपए किलो तो एक कानूनी जामा अधिकार दिया है करीब 70% लोगों को। वो तो मिल ही रहा था, अब वो अभी भी मिलेगा 2 रुपए 3 रुपए पे। वही 2-3 रुपए के जगह को आपने 5 किलो पर यूनिट फ्री किया था। अंत्योदय पे तो 35 किलो तभी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, वो कानूनी जामा है। तो ये जो सरकार है, इसे वोट से मतलब है, उस हिसाब से अपने निर्णय लेती है। अगर कहीं उसे लगेगा कि ये कंटिन्यू करना जरूरी है किसी प्रदेश में, तो हो सकता है वो इसको आगे बढ़ा भी दे।
लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी बारिश होनी चाहिए औसत उससे 44% कम हुई है। 33% से ज्यादा कम होने पे कभी पूरा सूखाग्रस्त माना जाता है। लेकिन ये सरकार बार बार हम लोगों की अपील की बात उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सूखाग्रस्त घोषित करने से जो किसानों को सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, वो सरकार नहीं चाहती है। अपने लिए तो आदरणीय मोदी जी 20,000 करोड़ का विस्टा बनवा लेंगे, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज ले लेंगे और किसान सम्मान निधि का 500-500 रुपए नोटिस भेज रहे हैं कि वापस करो। यूपी में अभी तक 21 लाख किसानों को नोटिस पहुंच चुकी है। अभी 8-10 क्राइटेरिया बना दिया है कि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं। अभी तो 2-3 क्राइटेरिया में इतने लोगों को नोटिस गई है। तो जो व्यक्ति अपने लिए इतना खर्च करा सकता है और किसानों के 500 रुपए नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं होने हैं, तो ये सब जाएगा। जी अनुभव चक, आप कैसे जवाब देंगे? तो किसानों की धरने देखिए, एक चुनाव गुजरात में और एक हिमाचल में अभी होना है, तो क्या हम ये समझें कि ये एक्सटेंशन अगर होता है, वही मैंने कहा कि अगर उनको ऐसा लगेगा कि चुनाव पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो हो सकता है ये इसे बढ़ा दें। लेकिन अनुभव जी, संकेत जी, गेहूं की सरकारी क्रय, मैं बता दूं जरा आपको, मैं आपको बता दूं गेहूं की सरकारी क्रय क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मार्केट में अच्छा रेट मिल गया। यूपी में जितना गेहूं प्रोक्योरमेंट होना था उसका 20% भी नहीं हुआ। ठीक है, अनुभव जी के पास जाते हैं, धान की खरीद, अनुभव जी का जवाब ले लें। धान की खरीद पूरी होगी, देखिएगा आप। अनुभव जी का जवाब। लगातार चश्मे से देख रहे हैं और इनके राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण ही आज पार्टी की दुर्गति हो गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है। कोविड के दौरान जिस तरीके की महामारी फैली हुई थी, एक दाने अन्न के लिए परेशान थे, उसको देखते हुए सरकार ने आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई। विरोधी दल लगातार राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, वो देखते रहे, वो तरीके से भारत जोड़ने के नाम पर अपना जोड़ने का प्रयास करते रहे, उसका प्रयास करते रहे, हमें उसकी चिंता नहीं। सरकार आम जनमानस के हितों के लिए कार्यरत है और आगे रहेगी। जैसी आम जनमानस के हित के लिए जरूरत सरकार समझेगी, उसी के अनुसार ठोस कदम उठाए और जनता सरकार के निर्णय है उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और इसका नतीजे चुनावों पर परिलक्षित होते रहते हैं। हमने भी देखा और आपने देखा। अखिलेश जी जैसा बता रहे हैं, जितनी बातें यहाँ बता रहे हैं, जनता के बीच में जाके जनता को भी समझाने का प्रयास करें। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है कौन बेकार है, कौन झूठा है, कौन है, कौन गया है, ये जनता जानती है। जनता को बेवकूफ समझने का या कोई दल जनता से झूठी मूठी बात करके उनको बरगला सकता है, ऐसा समझने का, ऐसा आकलन करने का आवश्यकता नहीं, ना ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी देवेंद्र शर्मा और विजय सरदाना एक एक करके। देवेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जो सवाल मेरा था कि क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं जिसके तहत अब ये फ्री राशन योजना बंद कर देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक परिस्थिति में वो आई थी, हम जानते हैं वो क्या स्थिति थी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोविड के टाइम पर जब सरकार मुफ्त राशन बांटने की स्कीम लेकर आई थी तो बहुत सराहनीय था। इसलिए सराहनीय भी था कि अगर एक टाइम पर हम पैंडेमिक को झेल रहे थे, तो अगर हम पैंडेमिक के टाइम पर फूड का वितरण नहीं करते, अनाज का वितरण नहीं करते, तो दूसरा हमें हंगर का भी एक प्रकोप उसमें सहन करना पड़ना था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट उस समय थी। और इसको अब ये माना जाए कि अब एक पीरियड आ गया है जहां हमने देखा है कि थोड़ी सी राहत मिली है कोविड के बाद, और ये सोचना कि स्कीम को बंद कर दिया जाए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो अनाज है वो एक्सपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट करने के बजाय हमारे अंदर जो देश में स्टॉक है उसको हमें गरीब को वितरण करना चाहिए और इस स्कीम को लागू करना चाहिए। ये हम ना भूलें कि अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि 116 की देश की रैंकिंग में भारत का
स्थान 101 है। चाहे हम इसको मेथोडोलॉजी को चैलेंज करें, वो अलग विषय है, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, अगर हम उसके आंकड़े देखते हैं तो दिखता है कि भाई इवन पंजाब जैसे प्रदेश में, हरियाणा जैसे प्रदेश में 15 साल से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं, उनमें जो अनीमिया का जो प्रकोप है या उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो तकरीबन 50 से 60% अनीमिया का अभी भी उसमें जो पॉपुलेशन का शेयर है जो उससे अफेक्टेड है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये कहना कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक्स नहीं है और हमें देना चाहिए, मैं इस बात को सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे पास अभी भी पैडी की जो प्रोडक्शन आनी है उससे पहले भी 40 मिलियन टन का हमारे पास भंडारण था और है, और इस भंडारण का प्लस जो आने वाली क्रॉप है, प्लस हमारे पास जो वीट का, उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन हमें सबको देखते हुए एक सिस्टम को लागू करना चाहिए, उसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसकी आज जरूरत। आपका ये कहना है कि ये शॉर्टेज इस तरीके की नहीं है जैसा जिक्र हो रहा है। देखिए, सरकार ने आधिकारिक रूप से ये कभी नहीं बोला है कि नंबर 1 हम ये स्कीम बंद कर रहे हैं, और नंबर 2 अगर बंद करेंगे तो अनाज क्योंकि कम पैदावार हुई इस वजह से कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अभी तक आधिकारिक रूप से सरकार ने नहीं बोली है, लेकिन आंकड़े कुछ इस तरीके की तस्वीर दिखाते हैं कि इस बार कम उत्पादन हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कम उत्पादन होगा। हमने देखा जब गेहूं का भी समय था, तब गेहूं की जो पैदावार है वो कम हुई है 3%, और वो भी एक क्राइसिस था, लेकिन प्रोक्योरमेंट कम हुई है, उसका कारण अलग था। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट थी कि हमें एक्सपोर्ट करिए, और राइस के टाइम पर भी, पैडी के टाइम पर भी यही है कि हम एक्सपोर्ट करें। मुझे लगता है वो फोकस करने के बजाय हमें चाहिए कि आज हम देश की खाद्य सुरक्षा पर जोर दें और ये श्योर करें कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो एक्सपोर्ट का जिक्र जो है वो इसलिए आया है क्योंकि बीच में हम लोग वाकई रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त एक ऐसी बात सामने आ रही थी कि भारत जो है वो विदेश को खाना सप्लाई करेगा, गेहूं सप्लाई करेगा, और ये एक गर्व की भी बात थी। लेकिन उसके बाद एकदम से इसको रोक दिया गया क्योंकि फिर वास्तविकता सामने आई। तो आपको लगता है वो वास्तविक स्थिति अभी भी है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसको समझना होगा। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं कि योजना बंद होने का, इस समय जो योजना चल रही है उसके 2 पार्ट तो है, जो अंत्योदय योजना जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है, और दूसरी है जो कोविड के समय रिलीफ, एडिशनल रिलीफ दिया गया था। अगर सरकार विड्रॉ करेगी तो जो कोविड के समय में एडिशनल रिलीफ दिया गया था उसी को विड्रॉ करेगी, ना कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जैसा कहा जा रहा है गरीबों का खाना बंद हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। गरीबों का खाना बंद नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी में उनका एंटाइटलमेंट है वो उनको मिलता रहेगा। रही बात एक्सपोर्ट्स को लेके, देखिए एक्सपोर्ट बंद करने का एक लॉजिक था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस समय गेहूं के रेट चल रहे थे 40, 45, 50 रुपए के आसपास। हमारे यहां पे मंडियों में गेहूं था करीब 20-21 रुपए के आसपास। भारत सरकार ने प्राइवेट ट्रेड को बंद करके G2G चालू रखा। इसका मतलब ये रहा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो प्राइवेट के जेब में जाता वो भारत सरकार को मिलता, और मेरे ख्याल से वो सही कदम था, क्योंकि 20 रुपए का माल खरीद के मंडी से आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर 40 में बेचेंगे, उससे ना तो किसान का फायदा हो रहा है ना देश का फायदा हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेडर पैसा लेते और विदेश में, दुबई में, सिंगापुर में, बैंकों में रखते, देश में कुछ वापस नहीं आता, देश में सिर्फ 20 रुपए आता। भारत सरकार ने सही कदम उठाया उसको बैन करके, ताकि अगर जिसको माल चाहिए वो भारत सरकार से बात करे और 40 रुपए किलो या जो भी अंतरराष्ट्रीय रेट है उस पर आप भारत सरकार से खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है एक सेंसिबल कदम था और जरूरी था, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक सरदाना जी अभी और जो बात कही अभी योगेंद्र यादव जी जो कह गए, उनका ये कहना है कि ये जो स्कीम है इसको आप एक्सटेंड इस तरीके से ना करें कि आप मुफ्त मत करिए, लेकिन जो स्कोप है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसे अगर आप 2 रुपए में दे रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको लगता है इन सब चीजों पर विचार करना जरूरी है? निश्चित रूप से। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो नंबर ऑफ पीपल जो बेनिफिशियरी है उनकी जनसंख्या कितनी है, एक तरीका वो है। दूसरा है उनकी न्यूट्रिशनल नीड कैसी है। अगर हमें लगता है कि इस समय जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन है, और अगर मान लीजिए 5 किलो राशन उनकी 50 या 80% नीड को पूरा करता था,
आज अगर उनकी प्रोपोर्शनेट इनकम नहीं बढ़ी है, कैलोरी नीड्स उतनी है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट होती है विच इज साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। अगर हमें लगता है कि उस गैप को भरने के लिए या तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या कोई और उनको सुविधा देनी पड़ेगी ताकि फूड क्राइसिस या न्यूट्रिशनल क्राइसिस उस वल्नरेबल सेक्शन पे ना आए। अब मैं अनुभव जी के पास आना चाहता हूं और उसके बाद अखिलेश जी। अनुभव जी देखिए, सीधी सी बात है, एक तो फूड क्राइसिस, न्यूट्रिशनल क्राइसिस है, और एक क्योंकि ये बार बार इसको एक्सटेंशन मिल रहा था स्कीम को, उसका एक और संदर्भ था, वो थी पॉलिटिकल क्राइसिस, कि किस तरीके से राजनीति में स्कीम के उल्लेख से इसका इस्तेमाल हो। हमने तमाम रैलियों में तमाम नेताओं को खुल के इसका उपयोग चुनाव में करते हुए सुना है, और उसके बाद फिर वो रेवड़ी की बात हुई, दुनिया जहां की बात हुई, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राजनीतिक इस्तेमाल कर देने के बाद आपको लगता है आपने अपने आप को ही एक कोने में बॉक्स कर लिया है, ये आपने अपने लिए एक ऐसी चीज खड़ी कर दी कि अब आप वापस कैसे लेंगे? सवाल पूछे जाएंगे, क्या परिस्थिति बदल गई कि अब आप वापस कर रहे हैं? फिर मैं बता दूं, अभी तक आधिकारिक कुछ नहीं आया। जी, आपके अपने विचार हैं। पॉलिटिकल रैली में प्रत्येक पार्टी जो उसकी उपलब्धियां होती है उसको बताती है। उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, या जो आप बात कह रहे हैं बॉक्स में कैद कर लिया, इस तरह की सोच के साथ मैंने स्पीच सुनी थी उत्तर प्रदेश के दौरे में, लगातार मैंने सुना ये सब बात हो रही थी कि हमने जो जनता को नमक दिया है वो नमक का फर्ज अदा करने की लोग बात कर रहे थे। जनता को उपलब्धियां बताई जाती, तो पहली बार नहीं हुआ। सरकार जो भी योजनाएं लॉन्च करती जनता के हित के लिए, तो जनता के बीच बताती भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, जब अभी ऐसी कोई बात निकल के ही नहीं आई है कि सरकार योजना वापस ले रही नहीं ले रही है, तो मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके जिम्मेदार चैनल पर कि सरकार संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील है। जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा उसके लिए कड़े कदम उठाए। अखिलेश जी, नरेंद्र लास्ट कमेंट दे दें अखिलेश जी को। जी, को कदम जरूर उठाएगी। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है। ये 1 किलो नमक की योजना जो थी यूपी सरकार की थी, जो वो बंद कर चुकी है, जो फ्री में 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल और 1 किलो चना देती थी। प्लीज मेरी बात होने दें। तो वो योजना बंद कर चुकी है, चुनाव जीतने के बाद समाप्त कर चुकी है। दूसरी चीज ये कि किसी एक योजना से आप सबका सब कुछ पूर्ण नहीं कर सकते। ये खाद्य सुरक्षा कानून, कांग्रेस कानून लाती है, अधिकार देती है, बीजेपी दिहाड़ी की योजना बनाती है। हम शाम तक को तुमको व्यवस्था करते हैं, सुबह फिर मेरे दरवाजे आना, फिर हम सोचेंगे। लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं करती। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो कानूनी जामा पहना के दिया है। तो उस योजना के कारण आज भी गरीब को 2 रुपए और 3 रुपए में अनाज मिलेगा पर यूनिट 5 किलो और अंत्योदय को 35 किलो। तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि अनाज का कोटा बढ़ा दें। आप पेंशन जो गरीबों को मिल रहा है उसका कोटा बढ़ा दीजिए। आज जो गरीबों को आवास 2022 तक सबको आवास देने की बात कहे थे, कोई 4 जिले बता दे बीजेपी के लोग कि उस हर जिले में सबको आवास दे दिया है, बता दें। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के सारे नेताओं को। झूठे बोलने से नहीं कुछ हो सकता है। हर सरकार में गरीबी एक जिला हैं जहां आपने गरीबी हटा के बीच में कौन बोल रहा भाई? हम सोचे संकेत जी बोले। मैं कह रहा हूं ना कि इनकी जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ स्वार्थ से है, स्नेह से नहीं है। संकेत जी बीच में इन्हें चुप करिए। जी जल्दी से। वो अनुभव जी ऐसे आवाज नहीं जा पाएगी, मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। नहीं, इन्हें बंद करिए। हाँ अखिलेश जी जल्दी से। देखिए, ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार स्नेह से नहीं स्वार्थ से योजनाएं लाती है। अगर स्नेह होता गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, तो आज 500 रुपए के लिए घर पे नोटिस चस्पा कर रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए कैसी क्रूर सरकार है। अपने लिए तो गरीब रह कैसे गए किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का 500 रुपए वापस। इस पर रिपोर्ट भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे।
फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आज ज्यादा आंदोलित नजर आ रहे हैं। छात्र संघ भवन से मार्च करके बड़ी संख्या में छात्र वाइस चांसलर ऑफिस पहुंचे। तो दूसरी तरफ वाइस चांसलर ऑफिस के छत पर एक लड़का पहुंच गया और कूदने की धमकी देने लगा। साथ ही गैस सिलेंडर भी उसके पास था। बड़ी संख्या में छात्र और पुलिस बल उसे हटाने में जुटे रहे। और आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। इस बीच जो है सोमवार को जो है एक छात्र जो है वो आत्मदाह करने की उसने कोशिश किया था, जिसको पुलिस ने अलर्ट होकर के उसको बचा लिया था। बाद में कई लोग जो है वो पुलिस ने जो है वहाँ पर जो लड़के आंदोलन कर रहे थे छात्र संघ भवन में उनको हटा दिया था। बहुत से लड़कों को जो है उनका टेंट वगैरह हटा दिया था। लेकिन आज जो है लड़के फिर एक साथ इकट्ठा हुए, सारे छात्र इकट्ठा हुए। उनका कहना था कि पुलिस जितना दमन करेगी उनके आंदोलन, उनका हौसला उतना ही ज़्यादा होगा। और आज विश्वविद्यालय प्रशासन में विश्वविद्यालय के परिसर में कई चीज़ों को देखने को मिला। छात्र छात्र संघ भवन पर इकट्ठा हुए। उन लोगों ने आज एक मंगलवार का दिन है तो एक नारा दिया कि मंगलवार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, यानी मंगलवार को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए जो है वो वाइस चांसलर भवन तक लड़के पहुंचे। पूरे बहुत सैकड़ों की संख्या में हुजूम बना करके छात्र जो है वो वाइस चांसलर ऑफिस के पास पहुंचे। इसके पहले एक छात्र जो है वो आयुष प्रियदर्शी नाम का लड़का जो है वो वाइस चांसलर के ऊपर जा करके चढ़ गया था। अपने हाथ में गैस सिलेंडर लिया था, गैस कटर भी उसके हाथ में था और वहाँ से वो धमकी देने लगा कि अगर फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो वहाँ से वो छलांग लगा देगा या स्वयं को आग लगा देगा। तो वो काफ़ी देर नाटक चला। उसके बाद तकरीबन नीचे बहुत सारे लड़के थे। अचानक कई लड़कों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश की पेट्रोल के। पुलिस से और उनके साथ गुत्थम गुत्था हुई। बाद में पुलिस जो है वो फायर ब्रिगेड की वाटर कैंडल ला करके लड़कों को चितर बितर करने की कोशिश किया। इधर जब तितर बितर कर रहे थे उसी दरमियान कुछ पुलिस वाले छत पर जा करके आयुष प्रियदर्शी को पकड़ करके नीचे ले आए। उसके बाद छात्रों के बीच और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों ने जो है वो फायर ब्रिगेड के पानी के पाइप को अपने कब्जे में कर लिया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से लेकर के जो है ये एक जो है आज दिन अफरा तफरी का पूरा माहौल था विश्वविद्यालय प्रशासन में और इस तरीके का आंदोलन वहां पर अभी चल रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले में मौन है। वो फीस वृद्धि वापस न लेने के लिए अड़ा हुआ है और छात्र जो है वो इस बात की जिद पर अड़े हैं कि वो फीस जो है वो वापस करा के रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र दोनों अपने जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये मसला जिद से नहीं बल्कि आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा फीस है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी है तो उन्हें भी इसे कुछ समझना चाहिए। इलाहाबाद से नितिन के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी विधानसभा में आज पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जवाब देने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और एक एक करके एसपी चीफ के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। अपनी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो उन्होंने गिनाए और अखिलेश पर खूब तंज कसे। योगी ने कहा कि हमें विरासत में जो विकृति मिली थी उसी को हम सुधार रहे हैं। सरकार उस कार्य को कर रही है तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया। मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा
तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है, आपकी एम्बुलेंस कहां है? और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों, उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी, और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा। जयपुर में बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक विरोध प्रदर्शन हुआ। मवेशियों में फैली लंपी बीमारी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी ने राजस्थान सरकार के विरोध में पोस्टर पर भी लिखा। उन्होंने लिखा, राजस्थान का मुस्कुराता हुआ कल चाहिए, किसानों की समस्याओं का हल चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका भी। लंपी जो स्किन डिजीज है, जो राजस्थान में एक महामारी के रूप में फैल रहा है, आज उसको लेकर भाजपा का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है यहाँ जयपुर में। उन्होंने कूच करने की कोशिश की विधानसभा की तरफ, लेकिन उनको रोका गया और वो विधानसभा नहीं पहुंच सके। जहां तक लंपी का सवाल है, लंपी ने महामारी का रूप ले लिया है और लंपी से करीब 11 लाख से ज्यादा जो गायें हैं वो ग्रसित है। 50,000 से ज्यादा लंपी की वजह से गायें मर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बार सेंटर को भी लिखा है कि इसे महामारी का रूप देकर, दर्जा देकर इसे घोषित करके यहाँ पर और सहायता दी जाए। जहाँ तक लंपी का सवाल है, राजस्थान में दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो एनिमल्स मर रहे हैं लंपी की वजह से, उनका डिस्पोजल कैसा हो। जो कार्कस है, जो डेड एनिमल्स है, उसकी डिस्पोजल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है राजस्थान सरकार के लिए। साथ ही लंपी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो लंपी में यूज की जाती है। और तीसरी जो बड़ी चुनौती है कि अगर लंपी इस तरह से फैलता गया तो जो दूध है, दूध की आवक में कमी हो सकती है। अभी दूध की सप्लाई में कमी नहीं हुई है, लेकिन जो डेयरी फेडरेशंस है, डेयरी यूनियंस हैं, वहां पर 15 से 18% दूध की आवक, दूध की कलेक्शन में कमी आई है। तो गंभीर स्थिति है लंपी की राजस्थान में, और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।